गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए हैं आइटरेटिव मेथड, वार्निजी और जकोबी, वार्निजी और गॉस सीडल। एंड एक हमने क्या डिस्कस किया, एसओआर, दैट वाज द एक्सटेंशन ऑफ योर गॉस सीडल। उसके बाद हमने उनकी कन्वर्जेंस करी थी कि कब आपका आइटरेटिव मेथड कन्वर्जेंस होगा। सबसे पहले आप चेक करोगे कि ये स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है। अगर आपका स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है तो आपका जो मेथड है वो पक्का ही कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अगर वो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट नहीं है देन यू विल चेक द स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ द आइटरेशन मैट्रिक्स। अगर वो लेस देन 1 आ जाती है तो आपका कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज अगर वो ग्रेटर देन 1 आती है तो वो आपका डाइवर्ज करेगा। फाइन। एसओआर के लिए भी हमने कुछ थ्योरम्स करी थी। तो अगर आपका ए स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तब आप प्रोसीड करोगे स्पेक्ट्रल रेडियस के लिए। फाइन। तो आज क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एरर बाउंड्स क्या है, कि रेजिडुअल एरर क्या है। जो बेसिकली आपका एसओआर मेथड है वो रेजिडुअल के ऊपर ही है। तो सपोज, क्योंकि आइटरेटिव मेथड है तो जो हमारा सोल्यूशन निकलता है वो हमारा अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन होता है। सपोज मैं एक्स में कह रही हूँ दैट इज माय एग्जैक्ट सोल्यूशन, एक्स मेरा एग्जैक्ट सोल्यूशन। फाइन। एक्स स्टार मैं कह रही हूँ कि मेरा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है। यहाँ पे x आपका वही रियल नंबर नहीं है, x आपका किसको बिलोंग कर रहा है, आर एन को। मतलब x आपका कैसा है, x1 x2 xn, इस तरह का। x स्टार भी कैसा है आपका, x स्टार कैसा है, इसी की अप्रोक्सीमेशन, x1 स्टार, x2 स्टार, xn स्टार। फाइन। और ax आपका क्या है, इक्वल टू b, दिस इज योर सिस्टम। फाइन। तो ये अब आप क्या कह रहे हो, ये आपका सिस्टम था, a आपकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, b आपकी रेजिस्टेंस। तो आप क्या बोलते हो, आर अगर मैं कहूँ आर इज इक्वल टू, आर बेसिकली क्या है, बी माइनस ए एक्स स्टार। मतलब क्या करी मैं, बी में से ए एक्स स्टार माइनस कर रही हूँ। बेसिकली जब हम माइनस करते हैं तो ऑलमोस्ट ये क्या एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए तो वो आपका जीरो होना चाहिए, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे बी भी आपका कॉलम वेक्टर है, बी कैसा वेक्टर है, बी1 बी2 bn। फाइन। माइनस ए सिस्टम आपका कैसा है, n क्रॉस n का। फाइन। और x आपका सिस्टम कैसा है, x1 x2 n क्रॉस 1 का। फाइन, जिसमें आपकी n रोज है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी वो भी n क्रॉस 1 की आएगी। तो b1 b2 bn, ये वेक्टर आ गया आपका, ये भी n क्रॉस 1 का आएगा। तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो r आपका वेक्टर बनेगा, r भी आपका वेक्टर बनेगा। और r भी किसको बिलोंग करेगा, n डायमेंशनल को बिलोंग करेगा। फाइन। तो अगर r आप ऐसे डिफाइन कर रहे हो, दैट यू आर डिफाइनिंग r इन दिस वे, b माइनस ए एक्स स्टार, तो आप r को क्या बोल रहे हो, दैट r इज माई रेजिडुअल वेक्टर। आर को आप क्या बोल रहे हो, रेजिडुअल वेक्टर। तो क्या है, आर आपका क्या है, बी माइनस ए एक्स स्टार। एग्जैक्ट सोल्यूशन ही पुट करे, एग्जैक्ट सोल्यूशन सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अब प्रॉपर्टी है, क्या होगा कि बी में से जब आप अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट आई विल आस्क कि ये होल्ड करेगी कि नहीं। आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि इफ norm of or is small, if norm of or is r is small, then norm of x minus x star will be small। क्या कोई बता सकता है, अगर मेरा नॉर्म, मैंने क्या निकाला, b में से x तक ट्रैक ओ कर दिया, तो अगर मैंने क्या निकाला कि नॉर्म ऑफ r अगर मेरा छोटा है तो क्या मैं कह सकती हूँ कि x माइनस एक्स स्टार का नॉर्म भी छोटा होगा, यस और नो। यस मनन, अगर मेरा नोम हो, मैंने आर क्या निकाला, बी माइनस ए एक्स स्टार, मैंने इसका नोम निकाला आर का। अगर मेरा आर का नोम छोटा है तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा एक्स माइनस एक्स स्टार का नोम भी छोटा होगा।
So we cannot say it in general. Fine. Not in general. अगर आपका r छोटा है तो जरूरी नहीं है कि आपका x माइनस एक्स स्टार का नॉर्म भी छोटा होगा. फॉर दिस यू कैन कंसीडर एन एग्जाम्पल. ये प्रॉपर्टी सब में नहीं हो सकता है किसी के लिए हो, बट दिस इज नॉट इन जनरल. फाइन. जनरली ट्रू नहीं है. फाइन. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कंसीडर करें. सपोज आपका सिस्टम है ax इज इक्वल टू b. आपने सिस्टम दिया ax इज इक्वल टू बी. ए आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है 1 1.00 0 1 2 एंड दिस इज योर x x1 x2 and your right hand side is equal to b is 3 and 3.0001. Fine. So it has a unique solution. It has unique solution 1 comma 1 transpose. Fine. Determine residual vector for the approximation 3 comma minus 0.0001 ट्रांसपोज. फाइन. तो अब आपको क्या निकालना है. अब आपको दिया हुआ है कि उसका यूनिक सोल्यूशन तो क्या है 1. रेजिड्यूअल वेक्टर आपने किसके लिए निकालना है 3 कोमा माइनस 0.0001 के लिए. तो उसके लिए अगर हम जैसे सॉल्व करेंगे तो रेजिड्यूअल वेक्टर मेरा क्या है b माइनस ए एक्स स्टार. फाइन. b आपका क्या है दिस क्वांटिटी 3.0001. ठीक है. माइनस ए आपका क्या है गिवन आपको 1.000012 और x आपका क्या है x स्टार आपका क्या है 3 माइनस 0.0001. फाइन. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी क्वांटिटी r की क्वांटिटी आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.0002 एंड 0. फाइन. ये आपकी क्वांटिटी आ गई. अब आपने क्या निकाला है नॉर्म हम मैक्स के लिए चेक करें. नॉर्म ऑफ मैक्स. मैक्स नॉर्म क्या होता है कि मैं एलिमेंट्स का क्या ले लूं मॉडुलस लेके उसमें से क्वांटिटी बिगर वाली ले लूं. फाइन. तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा नॉर्म 0.0002. फाइन. अब आपका नॉर्म तो क्या आ रहा है 0.002. अब आप नॉर्म चेक करो x माइनस एक्स स्टार का. x माइनस एक्स स्टार का नॉर्म कैसे चेक करोगे कि पहले x में से x सब्ट्रैक्ट करोगे. फाइन. x आपका क्या है 1 माइनस 3 हो जाएगा कॉमा 1 माइनस ऑफ माइनस 0.0001 क्योंकि x स्टार आपका क्या है ये क्वांटिटी. तो ये कितना आ गया -0. ये आपका -2. ये कितना आ जाएगा 1.0001. फाइन. तो अब हमने मैक्स नॉर्म लेना है. मैक्स नॉर्म क्या कहता है कि इनका मॉडुलस लेके मैक्सिमम वाला एलिमेंट चूज कर लो. मैंने मॉडुलस ले लिया तो मेरा मॉडुलस लेके मैक्सिमम एलिमेंट क्या आया 2. So you can see from here कि आपका रेजिड्यूअल वेक्टर तो बहुत छोटा आया है और आपका जो है x माइनस एक्स स्टार का नॉर्म बहुत बड़ा है. इसका मतलब नॉर्म ही चेक करते हैं ना हम अप्रोक्सीमेशन के लिए. इसका मतलब मेरा क्या है कि मेरा x स्टार इज द पुअर अप्रोक्सीमेशन. ठीक है. जरूरी नहीं है कि अगर आपका रेजिड्यूअल वेक्टर छोटा आ रहा है तो मतलब आपकी जो अप्रोक्सीमेशन होगी x की वो अच्छी होगी. नो. सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि जो आपका r का वो है वो आपका बहुत छोटा है बट आपका x स्टार जो है वो पुअर अप्रोक्सीमेशन है. क्यों? क्योंकि नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स स्टार इज वेरी लार्ज. ठीक है. ऐसे ही चेक करते हैं ना हम कंपैरिजन. जब हम रियल नंबर में थे x1 निकालते थे x2 तो हम क्या करते थे xn माइनस 1 का लेस देन एप्सिलॉन हो मतलब वो एप्सिलॉन बहुत छोटा होता था. ये कहाँ है 2 है. दैट मींस जो एरर है वो बहुत ज्यादा है. इसका मतलब x स्टार जो है आपका वो पुअर अप्रोक्सीमेशन है. तो रिमार्क फ्रॉम हियर दैट स्मॉल रेजिड्यूअल does not apply that you will have small error. अगर आपका रेजिड्यूअल स्मॉल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एरर भी छोटा होगा. तो एक थ्योरम है वो थ्योरम क्या कहती है कि आपका जो x
स्टार का वो है जो मतलब नॉर्म है वो किसके इक्वल होएगा। द थ्योरम से सपोज दैट x star is an approximate solution। यहाँ पे x जो x स्टार मैं कोई भी ले रही हूँ वो मेरे उसको ही बिलोंग कर रहे हैं Rn को। सोल्यूशन टू द सिस्टम ax is equal to b and a is your नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर पता है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है इसका मतलब आप उसका इनवर्स निकाल सकते हो। एंड r इज द रेजिड्यूअल वेक्टर for x star, then for any natural norm जो आपने डिस्कस किया मतलब जो आपकी स्क्वायर नॉर्म है या आपकी मैक्स नॉर्म है, फाइन। देन फॉर एनी नेचुरल नॉर्म दिस प्रॉपर्टी होल्ड दैट नॉर्म ऑफ x माइनस x स्टार इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ r इनटू नॉर्म ऑफ a इनवर्स, फाइन। तो अब आपकी वो क्या कह रही है कि अगर आपका x स्टार जो है वो आपका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है ax इज इक्वल टू b सिस्टम के लिए, ठीक है, और a आपकी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपका एक्स भी जो है वो n क्रॉस 1 सिस्टम है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और आप आर आपका क्या रेजिड्यूअल वेक्टर है। तो आपका नेचुरल नॉर्म के लिए x माइनस x स्टार जो है वो हमेशा किससे छोटा होगा, नॉर्म ऑफ r इंटू नॉर्म ऑफ a इनवर्स, मतलब वेक्टर का नॉर्म इंटू मैट्रिक्स का नॉर्म। मैट्रिक्स का नॉर्म भी हमने दो तरीके से किया था। मोरोवर इफ एंड इफ अगर आपका x नॉन जीरो है एंड b इज ऑल्सो योर नॉन जीरो, तो वो आपका क्या कहता है कि अगर आप रिलेटिव एरर निकालो x माइनस x स्टार डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ x that should be less than equal to norm of a into norm of a inverse into norm of r by norm of b, फाइन। तो ये आपकी थ्योरम है वो क्या कह रही है कि अगर आपका x स्टार जो आपका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है और उसके लिए एब्सोल्यूट एरर किससे छोटा होगा, इससे, और रिलेटिव एरर किससे छोटा होगा, नॉर्म ऑफ a into norm of a inverse into norm of r and b। अब क्योंकि हम कह रहे हैं रेजिड्यूअल वेक्टर अगर छोटा है तो मेरा एरर भी छोटा नहीं है। तो जैसे हम फंक्शंस में चले थे, जैसे हमने फंक्शन को डिफाइन किया था कि वो वेल कंडीशनड है और इल कंडीशनड है, क्योंकि हम कन्वर्जेंस किस पे वो करते थे कि फंक्शन को देख के बताते थे कि फंक्शन मेरा वेल कंडीशन है तो मेरी जो मतलब मैं ऑपरेशंस लगाऊंगी तो वो स्टेबल होंगे नहीं होंगे, है ना। तो अब आपका एफएक्स पे आप चेक करते थे और उसके लिए आपने कापा ऑफ ए डिफाइन किया था। अगर वो आपका बहुत छोटा आता था 1 से तो आप कहते थे वेल कंडीशन है। इल कंडीशन के लिए आप क्या कहते थे कि आपका 1 से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। द सेम अब आपने क्या करा हुआ है कि अब हमारा सिस्टम क्या है, ax इज इक्वल टू b है। तो जो हम डिफाइन करेंगे, अब मैं ऑपरेशन लगाऊं तो वो भी तो वेल कंडीशन और इल कंडीशन होने चाहिए। तो जो हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या डिफाइन करेंगे, मैट्रिक्स के ऊपर कि मेरी मैट्रिक्स वेल कंडीशन है या मेरी मैट्रिक्स इल कंडीशन है। उसके बेसिस पे आप चेक करोगे। अगर आपकी इल कंडीशन है इसका मतलब यही होएगा कि अगर जैसे आप क्या कहते थे, वेल कंडीशन क्या है कि स्मॉल चेंज इन इनपुट कहाँ ले जाता था, स्मॉल चेंज इन आउटपुट। यही कहते थे ना वेल कंडीशन के लिए, और इल कंडीशन के लिए बोलते थे स्मॉल टेक्स यू टू द लार्ज चेंज इन आउटपुट। तो वैसे ही आप ए मैट्रिक्स में है कि आप मैट्रिक्स को इल कंडीशन और वेल कंडीशन कब कहोगे कि अगर आप अपने सिस्टम में जरा सा चेंज करो, मतलब इनपुट में थोड़ा सा चेंज दे रहे हो, अगर स्मॉल चेंज इनपुट में ले जाता है बड़ा चेंज आउटपुट में, large change in output, then you say that your matrix is ill condition। अगर small change in input
small change in input takes you to the small change in output, then you say your matrix is well condition. तो सेम अब हम वेल कंडीशन और इल कंडीशन चेक कैसे करें? सेम अब हमने क्या कहा, जैसे हमने कंडीशन नंबर फंक्शंस के केस में डिसाइड किया था, वैसे ही कंडीशन नंबर अब हम निकाल रहे हैं। किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं? कापा। अब कंडीशन नंबर हम किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं? मैट्रिक्स के लिए निकालेंगे। तो मैट्रिक्स के लिए आपका कंडीशन नंबर क्या है कि अगर आपकी ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n, देन if A is n cross n matrix, then the condition number for non-singular matrix, जो आपकी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A relative to norm is, कोई भी जो आप नॉर्म लोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग relative to norm is, वो क्या कह रहा है? दैट kappa of A is equal to your norm of A into norm of A inverse, फाइन। तो ये आप कह रहे हो kappa of A क्या है आपका? norm of A into norm of A inverse। तो सेम जैसे आपने यहाँ पे डिफाइन किया था एब्सोल्यूट एरर और दिस with this notation, what you can say with this notation, आपका क्या हो गया? x minus x star norm of x, ये दैट इज लेस देन इक्वल टू क्या था आपका? norm of A into norm of A inverse। अब norm of A into norm inverse को आप क्या कह रहे हो? kappa of A। तो दिस इज kappa of A into norm of R by norm of B, फाइन। अब आप कैसे कहोगे कि कंडीशन नंबर बड़ा है या छोटा है? तो आपको पता है हमेशा जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी क्या होती है? डायगोनल एलिमेंट्स 1 और मेरे बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। so one remark, so from here that for any non singular matrix, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैं ले रही हूँ A, जो मेरी A है, एंड नेचुरल नॉर्म, कोई भी नॉर्म, इंफिनिटी मैक्स नॉर्म, L इंफिनिटी या आपका स्क्वायर नॉर्म L2। तो आप 1 को कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट 1 एज, लिख सकते हो ये नॉर्म ऑफ I का। नॉर्म ऑफ I क्या होता है? I आपकी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, मैं 3 क्रॉस 3 लूं। तो अगर चाहे आप मैक्स नॉर्म लो, मैक्स नॉर्म भी आपका क्या आ रहा है? 1। और चाहे आप इंफिनिटी लो और चाहे आप L2 लो, वो भी आपका कितना आएगा? एलिमेंट्स का स्क्वायर करके 1, तो आपका क्या आ रहा है? 1। तो नॉर्म ऑफ I आपका क्या आएगा? 1। I कैन राइट एज नॉर्म ऑफ दैट इज A into A इनवर्स, फाइन। ये हमने प्रॉपर्टी करी थी कि नॉर्म ऑफ A into B क्या होता है? लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ A into नॉर्म ऑफ B। तो ये अब आपका क्या है? दिस इज योर कापा ऑफ A। तो आप क्या कहोगे? so from here you will say the matrix, so matrix is well defined, or you say well conditioned, well defined हो चाहे well conditioned, if your kappa of A is close to 1। अगर तो आपका जो कंडीशन नंबर है वो 1 के नियर बाय है, देन यू विल से योर मैट्रिक्स इज वेल कंडीशन। अगर आपका जो कंडीशन नंबर है, इफ योर कंडीशन नंबर इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन 1, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है 1 से, देन यू से योर मैट्रिक्स इज इल कंडीशन। क्लियर है ये पॉइंट? यस और नो? अगर आपका जो कंडीशन नंबर है वो 1 के नजदीक है तो आप कहोगे कि आपकी मैट्रिक्स वेल कंडीशन है। अगर वो बहुत बड़ा, देन यू विल से योर मैट्रिक्स जो आपकी मैट्रिक्स है वो इल कंडीशन है। सेम वही एग्जांपल हम लेते हैं जो हमने रेजिड्यूअल के केस में लिया था। क्या लिया था मैंने? मैट्रिक्स ए मेरी मैट्रिक्स थी ना, ए मेरी मैट्रिक्स क्या थी? 1 2 1.0001
और ये मेरा था 2, फाइन। अब मेरा कापा ऑफ ए, अगर मैं इसको चेक करूं दैट दिस इज वेल कंडीशनड और नॉट, क्योंकि जो मेरा चेंज था मैंने, अगर मैं उसमें ए में जरा सा चेंज करती तो मेरा आउटपुट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता था। तो कापा ऑफ ए अगर आप निकालोगे, कापा ऑफ ए आपका क्या है, नोम ऑफ ए इंटू नोम ऑफ ए इनवर्स। तो ए तो आपको पता है, ए अगर हम मैक्स नोम की बात कर रहे हैं, मैंने मैक्स नोम मेरा क्या होता है कि मैंने एलिमेंट लिया 1 to 1.0001, सॉरी 1.001 एंड दिस इज 2, फाइन। मैक्सिमम क्या कहता है कि एलिमेंट्स को सम कर लो, a11 ये क्या हो जाएगा 3, और ये आपका एलिमेंट सम होके क्या हो जाएगा 3.0001। तो मैक्सिमम क्या कहता है कि इनका एलिमेंट का क्या ले लो, दिस इज इक्वल टू, आपने इसका नॉर्म निकालना है, मैक्स नॉर्म क्या होगा, वो एलिमेंट्स का सम करता है, दैट इज मॉडुलस लेके 1 + 2 एंड 1.0001 + 2। तो ये आपका मैक्सिमम एलिमेंट जो चूज करोगे वो आपका आ जाएगा 3.0001। तो ये आपका ए का नोम आ गया। नेक्स्ट आपको ए इनवर्स का निकालने के लिए पहले आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स आपका क्या होता है, ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसीलिए ए मैट्रिक्स जो हम लेके चल रहे हैं वो नॉन सिंगुलर लेके चल रहे हैं। तो आप निकाल लोगे तो ये आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आ रही है ए इनवर्स की, ए इनवर्स आपकी आ रही है -10,000, this is your 5,000.5, this is your -5,000, फाइन। तो ये अब आपका आ रहा है। तो अब आप इसके लिए क्या निकालोगे, ए इनवर्स का नॉर्म। ए इनवर्स का नॉर्म मैक्स भी कैसे लोगे कि आप एलिमेंट्स को ऐड करोगे मॉडुलस लेके, -10,000 + 10,000 and this is -5,000.5 + -5,000। तो ये आपका 10,000 बनेगा और दूसरा आपका एलिमेंट क्या बनेगा 20,000। तो मैक्स एलिमेंट आपका क्या आ गया 20,000। नाउ कापा ऑफ ए आपका क्या है, नाउ योर कापा ऑफ ए इज योर नॉर्म ऑफ ए। अगर मैं मैक्स के लिए ले रही हूँ नॉर्म ऑफ ए इनवर्स, फाइन। तो मेरा कितना आया दिस पॉइंट, दिस इज माई 3.0001 and this is my 20,000, fine. So if you will calculate, this is coming out to be this, which is significantly greater than 1. That means the matrix given to us, therefore which implies A is your ill conditioned matrix. That means the small change in input, किसी में भी चेंज हो इनपुट में, ए मैट्रिक्स जो आपकी कंडीशन है, चाहे मैं बी में चेंज करूं चाहे थोड़ा सा ए में चेंज करूं, क्योंकि जो सिस्टम है, अगर आप ए एक्स इज इक्वल टू बी लेके चलोगे, इसका मतलब है कि अगर आप ए में छोटा, मतलब इस सिस्टम में जरा सा भी चेंज करोगे इनपुट में, स्मॉल चेंज इन इनपुट टेक्स यू टू द लार्ज चेंज, फाइन। तो आपकी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, इल कंडीशन है, फाइन। क्लियर है यहाँ तक कि मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करें, इल कंडीशन है या नहीं, यस और नो? Yes, ma'am. Fine. So next example is, suppose you have given that, suppose x star is given to you, that is your approximate solution 0.98 1.1 transpose, that is my approximate solution for system मेरा क्या है, ax is equal to b, that is 3.9 1.6 6.8 2.9 and this is x1 x2 and this is equal to b1 and b2, b1 and b2 आपका कितना है 5.5 9.7। then find a bound, next आपको रिलेशन फाइंड करना है, find a bound for the relative error। अब relative error की हमने केस में डिस्कस कर ही लिया कि हमारा क्या होता है, नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स का डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x क्या होता है मेरा
लेस देन इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ ए इनवर्स इंटू नॉर्म ऑफ आर डिवाइडेड बाई और नॉर्म ऑफ बी। तो सबके लिए हमको निकालना पड़ेगा। तो x माइनस फाइंड, आपको इसके लिए बाउंड फाइंड करनी है। तो आपका पहले ही आपका जो है x माइनस एक्स स्टार रिलेटिव एरर जो है आपका दैट इज लेस देन इक्वल टू आपने कर लिया, दैट इज नॉर्म ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ ए इनवर्स इंटू नॉर्म ऑफ आर बाय नॉर्म ऑफ बी। अगर हम मैक्स के लिए बात करें फाइन, तो सबके लिए नॉर्म जो आप निकालोगे कौन सी निकालोगे, मैक्स नॉर्म निकालोगे। तो सबसे पहले ए आपकी मैट्रिक्स, ठीक है, ए जो जो आपको पहले रिक्वायर्ड चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपका रेजिडुअल वेक्टर, ठीक है, रेजिडुअल वेक्टर आपका क्या होता है, बी माइनस ए एक्स स्टार। बी आपकी मैट्रिक्स क्या है 5.5 9.7 माइनस ए आपकी मैट्रिक्स क्या है 3.9 1.6 6.8 2.9 एंड एक्स स्टार दैट इज योर अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। आपको गिवन कितना है 0.98 एंड 1। So if you will solve it, the resultant will be is equal to your matrix that is minus 0.0820 and that is minus 0.1540। फाइन। तो अगर हमने इसका मैक्स नॉर्म लेना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एलिमेंट्स का क्या ले लूंगी, मॉडुलस लेके मैक्सिमम एलिमेंट माइनस 0.0820 एंड माइनस 0.1540 का मॉडुलस लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.1540 के आ गया आपका मैक्स नॉर्म फाइन ऑफ रेजिडुअल वेक्टर। रेजिडुअल वेक्टर का आपका नॉर्म निकल गया। अब आपको ए का नॉर्म निकालना है और ए इनवर्स का। ए इनवर्स वैसे ही आप निकालोगे, आपका ए इनवर्स क्या होएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपकी मैट्रिक्स जो आएगी दैट इज कमिंग आउट टू बी योर ए निकालोगे। और अगर आप इसका मैक्स नॉर्म निकालोगे, आई एम जस्ट राइटिंग मैक्स नॉर्म, आपका क्या निकल रहा है, मैक्स नॉर्म जो आपका एलिमेंट निकल रहा है 16.7442, this is your minus 3.7209. If you calculate, this is 15.8140 and this is your 9. This is your 9.0698 and if you will calculate the max norm कैसे लोगे कि एलिमेंट्स को सम करके मॉडुलस लेना है। मैं सीधा ही लिख रही हूँ मॉडुलस लेके 6.7442 तो ये आपका आ रहा है 6.7442। इसका मॉडुलस लोगे तो आपका आएगा 3.7209। इसका मॉडुलस लोगे तो आपका आएगा 15.8140 प्लस 9.0698। तो आपका एलिमेंट क्या आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट वो मैक्सिमम होगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी 24.8838। नेक्स्ट आपको किसका निकालना है, नॉर्म ऑफ ए। मैक्स नॉर्म ही लेना है तो आप क्या करोगे, वही एलिमेंट्स का सम करोगे। एलिमेंट्स का सम क्या करोगे, मॉडुलस लेके 3.9 प्लस 1.6 एंड 6.8 प्लस 2.9। तो मैक्सिमम वैल्यू विच इज कमिंग आउट टू बी वो आपकी आ रही है 9.7 विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस। नेक्स्ट आपको किसका निकालना है, बी का नॉर्म, ठीक है। बी आपकी मैट्रिक्स क्या है 5.5 एंड 9.7। मैक्स नॉर्म लेना है तो मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका जो नॉर्म निकालोगे आप तो वो आपका कितना आ जाएगा 9.7। तो आपकी एरर बाउंड, नाउ योर एरर यू हैव ऑब्टेन्ड ऑल द थिंग्स, आपने सारी चीजें निकालनी है, x माइनस एक्स स्टार ये किससे छोटा है, नॉर्म ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ ए इनवर्स इंटू नॉर्म ऑफ आर बाय बी। सो इफ यू विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, हम किसके लिए निकाल रहे हैं, मैक्स नॉर्म के लिए, फाइन। तो ये अब आपकी आ रही है 3.8321। तो इस मैट्रिक्स के लिए जो आपका बाउंड आ रहा है एरर का, मतलब आपका एरर किस में लाई कर रहा है, -3.8321 में और 3.8321 में। फाइन, क्लियर है ये एरर बाउंड।
फाइन। तो नेक्स्ट आपको गिवन है दैट यू हैव टू फाइंड द कंडीशन नंबर, फाइंड kappa of A for A matrix is given to you 1 alpha alpha 1, whereas given to you mode of alpha is not equal to 1. So the question is, when does, first part is when does A become ill condition? वो क्या कह रहा है कि कब आपका ए मैट्रिक्स कब बनेगा इल कंडीशन, क्योंकि अल्फा है अल्फा हमें पता नहीं है, तो अब अल्फा पे कंडीशन आएंगी कि कब वो आपका ग्रेटर देन जो आपका कापा हुआ है कब आपका सिग्निफिकेंटली बड़ा हो जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन अल्फा। व्हेन व्हाट डज नेक्स्ट what you can say about लीनियर सिस्टम, जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके बारे में आप क्या कह सकते हो, क्योंकि कंडीशन है आपका इल कंडीशन नंबर पे डिपेंड करेगा, तो अगर तो वो छोटा आएगा तो मतलब स्मॉल चेंजेस इन इनपुट लेट्स टू स्मॉल चेंज इन आउटपुट, अगर वो आपका बड़ा आ गया तो इसका मतलब जो है कि आपका स्मॉल चेंज इन इनपुट, अगर आप ए इनपुट में थोड़ा सा चेंज करोगे दैट मीन्स आपका क्या आ जाएगा लार्ज चेंज इन आउटपुट। हाउ इज योर kappa of A related to डिटर्मिनेंट ऑफ ए? फाइन। तो अब आपको ये चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है इल कंडीशन, सॉरी जो मैट्रिक्स का आपको सबसे पहले क्या निकालना है, चेक करना है कि इल कंडीशन है। इल कंडीशन के लिए आप कंडीशन क्या चेक करोगे कि सबसे पहले आप निकालोगे kappa ऑफ ए, kappa ऑफ आप ए के लिए कैसे चेक करोगे, ए इंटू ए इनवर्स का नॉर्म, ठीक है, मैक्स ही लेके चल रहे हैं। तो आपको पता है अगर आपका ए है मैट्रिक्स, now A is your matrix, A आपकी मैट्रिक्स की बना है 1 alpha alpha 1, so if you will calculate the determinant of A, determinant of A क्या हो जाएगा 1 minus alpha square, फाइन। तो अब आपकी A इनवर्स मैट्रिक्स क्या हुई है, joint of A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो आपकी मैट्रिक्स जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू योर 1 upon 1 minus alpha square minus alpha upon 1 minus alpha square minus alpha upon 1 minus alpha square, and this is 1 upon 1 minus alpha square। तो अगर आप इसका निकालोगे मैक्स नोम ऑफ ए इनवर्स अगर आप निकालोगे, अगर आप मॉडुलस लेके सम भी करोगे तो ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट्स का भी जो मॉडुलस बन रहा है वो सेम बन रहा है, 1 minus alpha square and this is minus alpha upon 1 minus alpha square, and this is minus alpha upon 1 minus alpha square plus 1 upon 1 minus alpha square mod, and if you will calculate this will coming out to be your कितना आ जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ ए जो है आपका नॉर्म ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, अगर आप अब आपको अल्फा तो पता नहीं, अब आपने मैक्स किसका लेना है एलिमेंट्स का सम मॉडुलस लेके, तो क्या होएगा मॉडुलस लेके जब आप सम करोगे तो आपका कितना आ रहा है 1 प्लस, अब अल्फा के ऊपर डिपेंड कर रहा है 1 प्लस अल्फा। नाउ देयरफॉर अब जो आपका kappa ऑफ ए था इल कंडीशन चेक करने के लिए, kappa ऑफ ए आपका क्या नॉर्म ऑफ ए मैक्स के लिए चेक करे हो इनटू नॉर्म ऑफ ए इनवर्स, तो अब आपका kappa ऑफ ए जो आ जाएगा ये भी आपका अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगा और ये भी, फाइन। तो ए इनवर्स आपका ये कितना आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी योर 1 प्लस नॉर्म ऑफ अल्फा मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर दिस। अब पहले वो प्रॉपर्टी क्या कह रहा था कि पहला जो है वो कब आपका इल कंडीशन होगा या कब नहीं। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर व्हेन द जब आपका ए इल कंडीशन कब होएगा कि जब आपका ये जो अल्फा है अगर आपका 1 के नजदीक होगा तो आपका डिटर्मिनेंट जो है वो जो डिनोमिनेटर है वो आपका छोटा हो जाएगा और ये क्वांटिटी आपकी बड़ी हो जाएगी, तो मतलब तब आपका क्या आएगा
ये जो कापा ऑफ ए आएगा वो बड़ा आएगा, दैट मीन्स ए इज इल कंडीशन, ए इज इल कंडीशन इफ जो मेरा ये है अल्फा इज नियर वन, अगर वो मेरा वन के नजदीक होगा, अगर वन के नजदीक होगा तो ये क्वांटिटी आपकी छोटी हो जाएगी और ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका नंबर है वो ग्रेटर देन वन आ जाएगा काफी। ठीक है, सेकंड वो क्या कह रहा था, क्योंकि अगर आपका ए इल कंडीशन है, इसका मतलब क्या है, व्हेन कंडीशन नंबर इज लार्ज, व्हेन कंडीशन नंबर कापा ऑफ ए इज लार्ज, तो वो यही कह रहा था ना सिस्टम क्या होगा, देन द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, then solution of the system is sensitive to small change in A, वो सेंसिटिव होगा अगर स्मॉल चेंज इन ए करोगे तो दैट विल टेक यू टू द लार्ज चेंज इन आउटपुट। ठीक है, तो अगर आप ए में जरा सा भी चेंज करोगे तो आपको लार्ज, थर्ड वो आपको क्या कह रहा था कि हाउ योर condition number is related to determinant of A. So you can see from here कि determinant आपका क्या आ रहा है, आपका यही आ रहा है ना determinant 1 minus alpha square. So what you can say, if the determinant ही आपका नीचे डिवाइड हो रहा है ना, if the determinant is small, then the condition number of A will be very large. Then the condition number of A will be very large. ठीक है, अगर आपका वो यही ये पार्ट कह रहा था कि अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे रिलेटेड है, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही आपका डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, अगर वो छोटा होगा तो आपका कंडीशन नंबर डेफिनेटली बड़ा होगा, इसीलिए इस तरह ये रिलेटेड है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कंडीशन नंबर आपने कैसे निकालना है, कैसे चेक करना है कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो वेल कंडीशन है या नहीं, क्लियर है? yes or no? Yes. Fine. So next topic is your, जो क्योंकि आपने लैब में भी करना है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर पावर मेथड, दैट इज ऑल्सो जो हम पावर मेथड कर रहे हैं, पावर मेथड इज ऑल्सो योर आइटरेटिव टेक्निक। मतलब आइटरेटिव टेक्निक का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप जो आप अप्रोक्सीमेशन पहले लेके चलते हो, ठीक है, आइटरेटिव अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हो इनिशियली, फिर उसके बाद आप कन्वर्ट, आप चेक करते हो कि ये कब तक जाए आपके अप्रोक्सीमेट, जो आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन है, कन्वर्ट एग्जैक्ट सोल्यूशन को कन्वर्ज कर जाए आपका जो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है। तो पावर मेथड भी आइटरेटिव टेक्निक है, बट ये आइटरेटिव टेक्निक किसके लिए है, दिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन, दिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन dominant eigenvalue, dominant eigenvalue and dominant eigenvector। ठीक है, तो ये जो आप क्या कह रहे हो, जो आपने अभी तक मेथड किए थे गॉस सीडल जकोबी एंड योर एसओआर, वो आपने किसके लिए किए थे, सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी को एक्स निकालने के लिए आपने अभी तक किए थे जकोबी, ठीक है, गॉस सीडल एंड एसओआर, और उनकी कन्वर्जेंस आपने अभी तक किसके लिए की थी, एक्स का सोल्यूशन निकालने के लिए, मतलब एक्स निकालने के लिए, और एक्स आपको बिलोंग आर एन को, ठीक है, अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए। बट आपका पावर मेथड किसके लिए है, दिस इज ऑल्सो आइटरेटिव टेक्निक बट टू फाइंड द डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड डोमिनेंट आइगन वेक्टर। यहाँ पे डोमिनेंट का क्या मतलब है, डोमिनेंट आइगन वैल्यू दैट मीन्स लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड, डोमिनेंट आइगन वैल्यू का क्या मतलब है, लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड। जैसे सपोज कोई ए मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज है -7, उसकी आइगन वैल्यूज आ रही है लैम्डा इक्वल टू -7, 6 एंड 3, तो ये आपकी मॉडुलस में बताएगा जो आपकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज है 7 है, दैट मीन्स दिस इज योर लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। ठीक है, मॉडुलस में जो आपकी लार्जेस्ट, डोमिनेंट मतलब वो सबको डोमिनेट कर रही है, ठीक है, तो
क्या ये आइटरेटिव टेक्निक है किसके लिए? टू फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड एंड द रिलेटेड योर आइगन वेक्टर। तो इसके लिए हमारा प्रोसीजर क्या है? बट प्रोसीजर वी विल फॉलो। प्रोसीजर प्रोसीजर आपका क्या है कि सबसे पहले यू विल स्टार्ट, क्योंकि ये आइटरेटिव मेथड है तो सबसे पहले मैं स्टार्ट किससे करूंगी? इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। स्टार्ट विद द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। अब मैं इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे वेक्टर की लेके चलूंगी ऑफ डोमिनेंट आइगन वेक्टर। ठीक है, डोमिनेंट आइगन वेक्टर। सबसे पहले मैं डोमिनेंट आइगन वेक्टर लेके चलूंगी। ठीक है, मैंने क्या ले लिया? सपोज मेरा एक्स डोमिनेंट आइगन वेक्टर है x0। तो नेक्स्ट मैं क्या सॉल्व करूंगी? मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगी y इज इक्वल टू ax0 के लिए। ठीक है, जो मतलब मेरा y1 होगा। ठीक है, y1 मेरा क्या होगा? ax0। अब जब यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो आपको वेक्टर आ जाएगा y1 1, y2, क्योंकि ये सिस्टम है, y2 1, ठीक है, yn 1। ठीक है, ये आपको वेक्टर आ गया। अब आपको तो आइगन वेक्टर निकालना है ना। और क्यों आपका ये क्या होता है? ax, जब आप आइगन वैल्यू कहते हो यही कहते हैं ना, ax इज इक्वल टू लैम्डा x। मतलब ये किस तरह का है? ax इज इक्वल टू लैम्डा x। तो ये कैसे आएगा? दिस विल बी इक्वल टू योर लैम्डा ऑफ x1। ठीक है, ये लैम्डा बेसिकली आपका क्या होएगा? क्या होगा? दैट विल बी, अगर आप इस y में से आप इसका मैक्स नॉर्म ले लोगे। ठीक है, y में से y का अगर आप मैक्स नॉर्म लोगे, ठीक है, y का जब आप मैक्स नॉर्म ले लोगे तो वो बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स ये आपका क्या आ रहा है? y का मैक्स नॉर्म। ठीक है, तो जब आप y का मैक्स नॉर्म ले लोगे, फाइन, ठीक है, y मैक्स नॉर्म, तब आपका वेक्टर क्या बन जाएगा? आपका वेक्टर क्या बनेगा? ये अगर आपने मैक्स नॉर्म ले लिया, आपका x नया वेक्टर क्या बन जाएगा? आपका y1 डिवाइडेड बाय इसकी नॉर्म। ठीक है, सॉरी मैंने y1 नीचे लिख दिया, y1 इज नॉट इन द सबस्क्रिप्ट। तो आपका x वेक्टर क्या बन जाएगा? y1 डिवाइडेड बाय उसकी नॉर्म मैक्स का। ठीक है, तो आपने पहला आइगन वेक्टर, जो आप आइगन वेक्टर भी चूज करके चलोगे, जो आप मैन्युअली चूज करोगे, यू हैव टू चूज दैट आइगन वेक्टर जिसका नॉर्म मैक्स नॉर्म 1 आएगा। फाइन, आप ऐसा वेक्टर चूज कर लेना जिसका मैक्स नॉर्म 1 आएगा। अब आपने x1 निकाल लिया, सेम, क्योंकि आइटरेटिव टेक्निक है तो y2 कैसे निकालोगे? a इंटू x1। सेम, फिर आप क्या निकालोगे? इसका मैक्स नॉर्म निकालोगे। ठीक है, वो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू योर, अब आपका ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू x2, और ये x आपका क्या होएगा? दैट इज y2 डिवाइडेड बाई इसका नॉर्म। ठीक है, ये वही चीज ही बन जाएगी जो, और लैम्डा आपका क्या होगी? ये वाली चीज। ठीक है, जगह अगर आप जैसे आपकी कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आप उसमें से निकाल लोगे मैक्सिमम एलिमेंट, तो अगर डिवाइड करोगे तो सेम आपका एक्स बन जाएगा। तो ये आप कंटिन्यू करोगे कब तक? जब तक आपको चाहिए नहीं कि ए आपका यहाँ पे xn-1, फिर आप xn आपका यहाँ पे क्या होगा? xn विल बी योर yn डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ yn इंफिनिटी। स्टॉपिंग क्राइटेरिया वही कि आपको अगर रिलेटिव एरर के बेस में दिया हुआ है, ठीक है, या आपको एब्सोल्यूट एरर, दोनों में हो सकता है कि आपको आइगन वैल्यू के लिए भी दे सकते हैं वो, ठीक है, और आपको आइगन वेक्टर के लिए भी दे सकते हैं स्टॉपिंग क्राइटेरिया। अगर आइगन वैल्यू के बेस पे होएगा तो मतलब यहाँ पे जो आपका लैम्डा ऑफ एन माइनस लैम्डा ऑफ एन माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आइगन वैल्यू अगर रिलेटिव के केस में है तो क्या हो जाएगा? लैम्डा एन माइनस लैम्डा एन माइनस 1 लेस देन किससे हो? लैम्डा एंड ये जो मॉडुलस है वो उससे छोटा हो। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे मॉडुलस है, क्यों? क्योंकि आपका लैम्डा जो है वो आपकी एक ही सिंगल क्वांटिटी होगी, रियल नंबर है। अगर आपका वेक्टर के बेसिस पे डिफाइन है तो आपका ये भी हो सकता है एक्स एन माइनस 1। ठीक है, नॉर्म लोगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय एक्स एन, ये आपका लेस देन इन एप्सिलॉन, और रिलेटिव के केस में अगर एब्सोल्यूट होगा तो सिंपल एब्सोल्यूट ले लोगे। एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो एग्जाम्पल आपकी क्या है कि ए आपको मैट्रिक्स गिवन है 8-6 2 -6 7 -4 2 -4 3। तो आपको इसकी कैलकुलेट करनी है, यू हैव टू कैलकुलेट
calculate dominant eigenvalue and dominant eigenvector फॉर 5 आइटरेशंस। आपने सिर्फ 5 आइटरेशंस करनी है, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए आप कर रहे हो, ठीक है, कि आप 5 आइटरेशन। सबसे पहले स्टेप क्या है कि आई हैव टू चूज सॉल्यूशंस के लिए मुझे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेनी है। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कैसे लेनी है कि उसका मैक्स नोम कितना आ रहा हो 1, तो आई कैन चूज द एलिमेंट 1 1 1 1 0 0 भी चूज कर सकते हो, उसका मैक्स नोम भी 1 आएगा। अगर आप चेक करोगे इसमें से मैक्स नोम मेरा वो 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने y1 निकालना है। y1 कैसे निकालना है, a को किससे मल्टीप्लाई करना है, x0 से, ठीक है। a आपकी मैट्रिक्स क्या है, 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3 and your x vector is your 1 1 1। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी योर 4 -3 1। तो मैं क्या कह रही थी कि आप इसमें से इसका मैक्स नोम ले लो y का। ये अब आपका y का एलिमेंट आ गया। y का इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है मॉडुलस में, 4। तो अगर आप 4 बाहर ले लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे -3 डिवाइड बाय 4, दिस इज 1 डिवाइड बाय 4। मतलब आप क्या कर रहे हो, y वेक्टर को किससे डिवाइड कर रहे हो, उसकी मैक्स नोम से, ठीक है। जो y वेक्टर है आपका उसको मैक्स नोम से ही डिवाइड करो। तो ये आपका 4, तो दिस वेक्टर इज योर 1 -0.75 0.25। तो ये आपका क्या आ गया, लैम्डा, पहला इनिशियल नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, एंड दिस इज योर x1, फाइन। नेक्स्ट आइट्रेशन y2 के लिए आप क्या करोगे, दैट इज ax1। a आपकी एलिमेंट मैट्रिक्स वही है, अब आपका x क्या हो गया, x आपका नया वाला, दिस इज योर x आपका क्या है, ये 1 -0.75, दिस इज 0.25। a आपकी मैट्रिक्स वही है, सॉल्व करोगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी योर 13 -12.25 5.75। अब आप इसका मैक्स नोम लोगे y का, तो आपका वही क्या आएगा, हमेशा 13 एलिमेंट ही आएगा ना। तो इफ यू टेक इट आउट दिस इज 13, बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 13 से डिवाइड 1, तो ये आपका एलिमेंट बन जाएगा -0.94231 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.44231। तो ये अब आपका क्या बन गया, दिस इज योर लैम्डा 2, मतलब सेकंड अप्रोक्सीमेशन, दिस इज योर सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ वेक्टर। y3 आपका क्या होगा, y3 भी क्या होगा, y3 विल बी योर ax2, मतलब a आपकी मैट्रिक्स वही रहेगी, फाइन। और x आपका क्या आ जाएगा, x इज योर न्यू वेक्टर। वेक्टर आपका क्या है, 1 -0.94231 0.44231 and if you will calculate this thing, this is coming out to be your 14.53846 and this is -14.36538 and this is your 7.09615। सेम आप क्या लोगे, फिर इसका मैक्स नोम लोगे। मैक्स नोम एलिमेंट क्या है आपका 14.53846, अंदर वाले एलिमेंट डिवाइड हो जाएंगे 1, ये आपका एलिमेंट क्या आ जाएगा 0 -0.9881 एंड दिस इज योर 0.4881। तो ये अब आपका जो वेक्टर बन गया, दिस इज योर लैम्डा 3 थर्ड अप्रोक्सीमेशन एंड दिस इज योर वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर थर्ड आइट्रेशन। y4 भी कैसे निकालोगे, y4 इज अगेन योर a into x3। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे दिस विल बी कमिंग आउट टू बी योर 14.904746, this is -14.86905, this is 7.41667। फिर आप इसका मैक्स एलिमेंट लोगे 14.904746, सॉल्व करोगे दिस इज 1 -0.9976 and this is coming to be your 0.4976। तो ये आपकी अप्रोक्सीमेशन क्या होगी, दिस इज योर लैम्डा 4 and this is your x4 because you have to perform 5 iteration। तो y5 आपका सेम क्या हो जाएगा, y5 is will be your ax4। अगर आप कैलकुलेट करोगे एंड मैक्स एलिमेंट बाहर ले लोगे, so this is coming out to be 14.98083
and this element will be your 1 minus 0.99952, and this is your 0.49952. So after 5 iteration, your dominant eigenvalue is आफ्टर 5 आइट्रेशन, बिकॉज मैंने यहाँ पे 5 आइट्रेशन इसलिए किया कि वो आपको चेक करना था कि कैसे परफॉर्म करते हैं। डोमिनेंट आइगन वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, लैम्डा इज योर 14.98083 एंड योर आइगन वेक्टर इज योर 1 minus 0.99952 0.49952 ट्रांसफर। फाइन, इज इट क्लियर? Is it clear to all? Yes, We will ma'am. continue it in the next class. Okay, thank you.